डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। लोग मानते हैं कि अगर धरती पर भी भगवान है तो वो डॉक्टर ही हैं। जिस तरह से कोरोना काल में डॉक्टरों का रोल सामने आया है, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज वो कर रहे हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। कोरोना वॉरियर्स में अगर बात की जाए, हम यूपी पुलिस और डॉक्टरों की बात करें तो सबसे अलग रोल रहा है उनका। जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार से महीनों दूर रहकर वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। हमारे साथ इस समय एसजीपीजीआई के डॉक्टर अजय शुक्ला जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से ये पूरा मैनेजमेंट कैसे देख रहे हैं, घर से दूरी बनाकर लोगों का इलाज करना, फिर खुद को क्वारंटीन में रखना, ये पूरा सब कैसे संभव हो पा रहा है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली डॉक्टर के लिए ये एकदम नया अनुभव है, क्योंकि इमरजेंसी को इस तरह से ट्रीट करने के लिए हम लोग तैयार नहीं किए जाते हैं। जैसे पुलिस और फौज की ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग एक इमरजेंसी के लिए ही होती है। तो डॉक्टर्स के लिए परिवारों से अलग रहना और एकदम अलग व्यवस्था में रहना एकदम ये नया अनुभव है। और शुरुआती दौर पे जब केसेस कम थे तो हम लोगों ने 7 दिन की शिफ्ट की हैं, लेकिन अब जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो 14-14 दिन की शिफ्ट हो रही है और काम भी 8 से 12 घंटे लगातार करना पड़ता है। और पीपी के अंदर कार्य करने का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग है। एक तरह से आपको जैसे एक बंद चैम्बर में बंद कर दिया जाए, आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए मास्क पहना होगा, लेकिन चूंकि आप लोग उसको निकाल देते हैं और फिर पानी पी सकते हैं, बाकी कार्य कर सकते हैं। पर आप सोचिए कि कोई व्यक्ति उसके अंदर जाए और 10-12 घंटे तक ना पानी पी सकता है, ना वो वॉशरूम जा सकता है, ना ही किसी तरह से कांटेक्ट में रहता है, और अंदर भी शरीर पूरी तरह से पसीने पसीने हो जाता है। तो बहुत ही कष्टकारी भी है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उसके अलावा परिवार पे जब आप जाते हैं वापस, तो पहली बात तो अभी हम ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि हम क्वारंटीन उस पीरियड में रहते हैं, पर धीरे धीरे सरकार ने क्वारंटीन की पॉलिसीज भी मॉडिफाई की हैं। 14 दिन के ड्यूटी के बाद आपको घर में रहने के लिए वापस बोला जा रहा है, जो कि अपने आप में रिस्की है, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता कि किसको इन्फेक्शन हुआ है किसको नहीं हुआ है। हमारा विश्व भर का अनुभव रहा है कि लोगों को इन्फेक्शन पीपी के बावजूद भी होता है। तो वो भी अब है कि आप अपनी जान तो खतरे में डालें, लेकिन परिवार में अपने बुजुर्गों की या अपने बच्चों की के लिए रिस्क लेना तो कोई भी नहीं चाहता है। तो एक तरह से मानसिक संकट डॉक्टरों के सामने भी है। न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता उनको है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा घर वालों की चिंता भी है। फिर भी चूंकि हम लोग का चिकित्सा धर्म है और उसके लिए हम लोग पूरी मजबूती से लगे हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम सबको भी सुरक्षित रखे और हमारे देशवासियों को। और सर, देखा जा रहा है जिस तरह से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। यूपी का रिकवरी रेट जो है वो है, पीजीआई में से मरीजों कर रहे हैं, मरीजों के लिए कितनी व्यवस्थाएं, कितनी सुविधाएं वहां पे दी जा रही हैं, और रिकवरी रेट की क्या कंडीशन? नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक कारण ये है कि भारत में क्योंकि संक्रमण की बीमारियां हमेशा से बहुत ज्यादा रही हैं, तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि उसका प्रभाव दिख रहा है कि लोगों के अंदर एक तरह से इम्यूनिटी है, और दुनिया की अपेक्षा भारत में मृत्यु दर और सीरियस निमोनिया दोनों का भी दर कम है, और नंबर ऑफ लोग जो वेंटिलेटर पे जाते हैं इनकी संख्या भी कम है। तो वो स्थिति नहीं आई है कि हमारे अस्पताल या तंत्र जो है उसके अंदर इतने ज्यादा मरीज आ जाएं कि हम उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी कोरोना में सबसे बड़ी क्राइसिस का पॉइंट यही है कि अगर वो पॉइंट कभी आता है कि एक साथ आपके पास इतने मरीज आ गए कि आपके लिए उनको अस्पताल में भर्ती करना और उनको आईसीयू सुविधा देना मुश्किल हो जाएगा, तो अचानक मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा। अभी आप मान के चलिए कि इस व्यवस्था में हम 100 में से शायद ही एक व्यक्ति मर रहा है। मतलब आप अगर पूरा आंकड़ा लेंगे तो हमारे मृत्यु दर 1% से भी कम आराम से जा सकता है, और जा भी रहा है ज्यादातर स्थानों पे। तो वो इसीलिए हो पा रहा है कि सरकारों ने लॉकडाउन लगाया, कभी भी इसको बहुत ही स्पीड से बढ़ने नहीं दिया, और लोग एजुकेट हुए। मतलब लॉकडाउन का अगर आप देखें तो आज संख्या ज्यादा है, लेकिन आप और मैं और हर सामान्य व्यक्ति भी जानता है क्या नहीं करना है। तो आज से अगर वो 2 महीने पहले अगर 10 गलती करते तो शायद वो आज 1 गलती कर रहा होगा दिन भर में। तो उस कारण से अब एक व्यक्ति से होने वाले संक्रमण की संख्या बहुत कम हो गई है, और सरकार को इस बात में बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहुत टाइमली इंटरवीन करके, खासकर यूपी में, है ना, कि उन्होंने इसको बिल्कुल वैसे ही मैनेज किया जैसे कुशल प्रशासक को करना चाहिए। तो यूपी में तो काफी इतना बड़ा राज्य है जो कि जिसकी पॉपुलेशन अगर आप जोड़ लें तो 2/3 यूरोप के बराबर है। यहाँ गलती होती तो शायद हम 20-25 साल पीछे चले जाते। तो इस पे तो कोई सरकार को धन्यवाद देना ही चाहिए, उसके साथ सरकार की जुड़ी सारी संस्थाओं को भी।
सर एक बात और जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग ये अक्सर सुनते आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से या फिर तमाम ऐसे सोर्सेस के माध्यम से कि जिस तरह से देश में मरीज हैं, ये कोरोना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर बीमारी के मरीज की बात कर रहा हूँ, उनके अनुपात में हमारे पास मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टरों की कमी है और तमाम जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी कैसे आप मैनेज कर रहे हैं मरीजों को भी एक साथ कैसे उनकी देखभाल कर पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्ट्रेटजी क्या रहती है आप लोगों की? शुरुआती समय में जब ये विषय चूंकि एकदम नया था और किसी को भी जो है उसका अनुभव सीधा सीधा नहीं था, सुनी सुनाई बातें थी दूसरे देशों से और हर देश में कोरोना का फैलने का व्यवहार एकदम अलग होता है। तो एहतियात में ये किया गया कि सारे लोगों को अपने अपने जिलों में रोका गया और वहाँ के डॉक्टरों से जोड़ा गया। हम सब लोगों ने फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और विभिन्न स्रोतों से उनसे कांटेक्ट बनाए रखा हमने फॉलोअप मरीज से। और पर वो व्यवस्था डॉक्टर और शिक्षक दोनों ही ऐसी है, जब तक आप पर्सनली ना मिलें किसी अपने डॉक्टर से तो आपको कभी भी ये अनुभव नहीं होता कि आपने वास्तव में दिखा लिया है और आप मतलब आपको खुशी नहीं मिल सकती, आप स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। तो ये पीड़ा अब चूंकि 2-3 महीने हो चुकी है, हमारे मरीज इस बात को लगातार कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और उस समय लोग कैसे ट्रेवल करें और सारी व्यवस्थाएं कैसे चल पाएं उसके लिए प्लान बनानी पड़ेगी। मतलब अब हमें अनलॉक होके जो सरकार का प्लान है, सारी व्यवस्थाओं को पुनः चालू करना पड़ेगा। संख्या भले कम रखनी होगी लोगों को मोबिलाइज करने की, पर जिसको जरूरी है, जैसे मरीजों का डॉक्टरों के सामने आना बहुत जरूरी अंग होता है। टेलीमेडिसिन एक भाग अदा कर सकता है, पर शिक्षा में भी और चिकित्सा दोनों में पर्सनली मिलने का जो प्रभाव होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। तो ये ग्लास सील्स और बाकी बहुत सारी मेथड्स हैं जहां आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उनको देख सकते हैं। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि कोरोना के कारण हमें बाकी बीमारियों से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जैसे बच्चों का टीकाकरण पे काफी इशू आ रहे हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एडमिट करने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि हम कोरोना के कारण उन मरीजों को सही केयर ना दे पाए और वो सब हो जाए, उनको स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाए। वैसा नहीं होना चाहिए और सरकार इस दिशा में ऑलरेडी कदम उठा चुकी है और अब धीरे धीरे करके बाकी अस्पताल भी अपनी ओपीडीज और बाकी चालू कर रहे हैं। पीजीआई ने भी टेलीमेडिसिन के थ्रू लास्ट मंथ हमने अपना चालू किया है, जो बहुत अच्छा अनुभव रहा। ग्रेजुअली हम अपनी ओपीडी की तरफ भी बढ़ेंगे इस महीने के आखिर। सर एक आखिरी सवाल आपसे है कि आपको क्या देश के लोगों की, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, हालांकि आप उत्तर प्रदेश के पीजीआई में डॉक्टर हैं, लेकिन मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। एज ए डॉक्टर आप कोई सलाह देना चाहेंगे कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना के लेके उसमें 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। पहली बात है कि वैक्सीन की आस में प्लानिंग करना बंद कर दीजिए, है ना। देखिए, वैक्सीन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, पर अनुभव ये कहता है कि HIV, डेंगू, टीबी ऐसे कई रोग हैं जिसकी वैक्सीन बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं आ पाई। तो हमें ये मान लेना कि वैक्सीन आ ही जाएगी और सारी प्लानिंग उसी अनुसार करना, ये हमें धोखा दे सकता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वैक्सीन आ जाए। तो इसलिए हमें अब कोरोना के साथ, हो सकता है ये हमारे साथ कई वर्षों तक रहे, तो ऐसे में हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी और हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, उसके 2 ही तरीके हैं कि आपके जो भारतीय संस्कृति की कुछ परंपराएं थी, इसमें स्वस्थ आहार विचार विहार का पूरा प्रावधान था, तो आपने खाने पान पे ध्यान दें, है ना। जो आयुर्वेदिक आयुष मंत्रालय ने कई चीजें बताई हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, उसको फॉलो करें। रोज टहलने जाएं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। उसके बाद जो है, जो सैनिटेशन के बेसिक मेजर्स हैं, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धुलते रहना, दूरी बना के रखना, है ना, इन सब का कड़ाई से पालन करें। अगर आप ये करते हैं तो मतलब बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज खासकर वो लोग जो कि डॉक्टर नहीं है या कोरोना वॉरियर नहीं, उनका सीधा संपर्क नहीं होता, उनके लिए बहुत ही कम अवसर रहेगा कि उनको खुद हो जाए। अगर हम लोग समझ जाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, है ना, भीड़ वाले साधनों का उपयोग इस तरह से नहीं करेंगे एक साथ जाके, तो हम जरूर इस पे लड़ पाएंगे। और मुझे लगता है भारत इसको बहुत अच्छे से कर भी रहा है। लोगों की ओवरऑल अगर आप देखें तो 5% लोगों को छोड़ दिया जाएगा, 2-4-5% लोगों, बाकी लोगों ने इसे बहुत कड़ाई से पालन भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे SGPGI के वरिष्ठ डॉक्टर अजय शुक्ला जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना से लड़ते हुए हमें जो है जीना सीखना होगा और हमें बचाव करते हुए आगे बढ़ना होगा। अनलॉक 1 में हमको सावधानियां बरतनी होगी, जिससे कि कोरोना के संक्रमण की जो चैन चल रही है उसको तोड़ा जा सके। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत, एक नए कोरोना वॉरियर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद उज्जवल जी।